मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी में जो 18वां जो लेसन है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इससे पहले वाले हमने जो 14, 15 और 16 और 17 यानी कि समथिंग 4 लेसन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया है। आज हम 18वां लेसन पढ़ेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इसके लगातार नोट्स बनाएंगे और सभी स्टूडेंट हैं जो भी इसके नोट्स है, जो भी इसके जो मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आपको पता है कि जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ इसकी जो लगभग 54.6 जो % जो आबादी है वो कृषि और उससे संबंधित कार्य में संलग्न रहती है। ठीक है, और इसमें देखिएगा समथिंग 54.6% जो पॉपुलेशन है वो कृषि के संबंधित कार्यों और साथ इसमें रोजगार उनको मिलता है। ठीक है, इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, कृषि प्रधान देश कहा गया है। देखिएगा 2009 और 10 के दौरान भारत में सकल घरेलू जो उत्पाद है कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्रों का योगदान कितना है, समथिंग 14.6% रहा है। देखिएगा, जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि उसको हम कहेंगे GDP कहेंगे। ठीक है, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस सकल घरेलू उत्पाद में 2009 और 10 में जो इससे संबंधित जो योगदान रहा भारत की जो अर्थव्यवस्था में, वो है आपका 14.6% रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिएगा भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया, यानी कि भारत में अगर एग्रीकल्चर संबंधी जो क्लाइमेट जो प्रदेश हैं वो कितने हैं, 15 क्लाइमेट प्रदेश हैं। सामान्य रूप से भारत की कृषि पर 4 प्रमुख कारकों का प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। देखिएगा, 15 कृषि जलवायु प्रदेश है और इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों पर 4 प्रमुख जो कारक होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। देखिएगा कौन कौन से प्रभाव हैं, देखिएगा इसको भी एक एक हम पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारक। ठीक है, जिसके बाद संस्थागत कारक, फिर है संरचनात्मक कारक और एक है राजनीतिक प्रशासनिक प्रयास। ये 4 प्रकार के कारक होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जो भौतिक कारक है, इस भौतिक कारक के अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले रेन यानी कि वर्षा आती है, तापमान और मिट्टी की उर्वरता और स्थलाकृति है। ठीक है, देखिएगा जो एग्रीकल्चर होती है वो किस पर डिपेंडेड है, इन पर एग्रीकल्चर पर किसका प्रभाव पड़ता है, वर्षा का। देखिएगा किसी सत्र में अगर वर्षा बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, बढ़िया होती है, मानसून अच्छा रहता है तो प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी, और मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, उर्वरता शक्ति से भी क्या है, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। स्थलाकृति, स्थल की आकृति, जैसे आपको पता है कि समतल मैदानों पर कृषि बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। जो समतल मैदानों के साथ साथ अगर देखें तो उच्चावचता की स्थिति देखें। उच्चावचता की स्थिति क्या होती है स्टूडेंट, यानी कि जो भूमि की उबड़ खाबड़ स्थिति होती है ना, उसको उच्चावच कहते हैं। तो वहाँ पर हम सिर्फ सीढ़ीनुमा कृषि ही कर सकते हैं, यानी कि मैदानी भागों की तरह हम कृषि नहीं कर सकते। तो ये हमारा भौतिक कारक हो गया जो हमारी एग्रीकल्चर पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही संस्थागत कारकों की अगर बात करें तो संस्थागत कारकों में देखिए भूमि सुधार, चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी भूमि कार। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भूमि सुधार नियम लागू होते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, चकबंदी और हदबंदी यानी कि जो भूमि की जो पैमाइश होती है उनसे भी क्या होता है, ये संस्थागत कारकों पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा संरचनात्मक जो कारक होते हैं उसमें आप उन्नत किस्म के जो बीज वगैरह है, जैविक जो खाद है, जो उर्वरकता शक्ति बढ़ाने के लिए सिंचाई की जो भी साधन जैसे नहर है, ड्रिप सिंचाई परियोजना, फव्वारा सिस्टम है, इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ एनर्जी, ऊर्जा का भी हमें बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अगर है राजनीतिक प्रशासनिक प्रयासों की अगर बात करें तो राजनीतिक प्रशासन प्रयासों की बात करें तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बीमा और आपके साथ साख उपलब्धता। देखिएगा राजनीतिक प्रयासों में आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हर जो फसल होती है उस पर एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि इसमें मुनाफाखोरी वगैरह इससे क्या होता है, किसान दूर रहते हैं, इससे निजात उसको पाले, उनको लाभ मिलता है।
है। इसके साथ कृषि बीमा यानी कि हमारी कृषि का भी बीमा करवाया जाता है। देखिए आपको पता है कि किसी वर्ष अगर अकाल पड़ जाता है या अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाती है तो इसमें क्या है कि सरकार इसका क्या करते हैं, कृषि का बीमा करते हैं ताकि अगर फसल नष्ट होने के पश्चात किसानों को राहत मिल सके। इसके साख उपलब्धता यानी कि साख को पता है आपको क्या होता है स्टूडेंट, ऋण भी यानी कि कम ब्याज पर यानी कम स्टैंड इंटरेस्ट होता है उस पर हमारी सरकार हम किसानों को ब्याज यानी कि पैसा देती है यानी कि साख देती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी जो कृषि पर 4 प्रकार की जो इफेक्ट होते हैं उनकी बात हो गई। अब देखिएगा हम बात करते हैं आगे की बात अगर करें तो कृषि का जो महत्व है यानी कि जो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत की कृषि अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस पर डिपेंडेड है यानी कि कृषि पर डिपेंडेड है और कितना 54.6% कृषि पर डिपेंडेड है यानी कि निर्भर है। ठीक है, यानी कि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। देखिएगा यानी कि कम से कम 54.6% लोगों को रोजगार मिलता है कृषि से, इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा यानी कि जो कृषि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है जीवन निर्वाह का सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि लोगों को जीवन निर्वाह हम कृषि के माध्यम से वो करते हैं यानी कि अधिकांश यानी कि समथिंग 54.6% लोग इस पर ही डिपेंडेड है और रोजगार भी उसको वहीं पे मिलता है, इसलिए इसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिएगा आगे हम बात करते हैं भारत में अधिकांश उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर है यानी कि भारत में जो अधिकांश जो इंडस्ट्रीज एरिया है यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है वो सिर्फ कृषि पर डिपेंड है। इसमें लाखों व्यक्तियों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। देखिएगा ये कृषि पर डिपेंडेड जैसे सूती वस्त्र मिल है, कपास पर डिपेंड है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है जो चीनी मिल है वो गन्ना पे है। ठीक है, अनेक जैसे फर्नीचर उद्योग जो लकड़ी वगैरह है जो वनों पर डिपेंड है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें देखिएगा जो आपका जो ये जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान देखिएगा कितना है, देखिएगा 2014-15 में यानी कि 2014-15 में 17.5% है यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो आपका सकल घरेलू जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान समथिंग 2014 और 15 में कितना था, 17.5 यानी कि 17.5% इसका योगदान था कहीं। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में 100 रुपये अगर आ रहे हैं तो यहाँ कृषि से 17.5 रुपये आ रहे हैं। तो इसको इस अपने इजी वे में इसको समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं भारतीय कृषि मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं कि हमारी जो कृषि है वो हमारी जो मानसून है उस पर ही डिपेंडेड है, उसी पर निर्भर है। जिस सत्र में यानी कि जिस समय मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, और जिस समय मानसून नहीं हुआ तो अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हमारी जो कृषि है उसको क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा अगला हमारा जो टॉपिक है, देखिएगा इसमें क्या है, भारत में कुल क्षेत्र यानी कि आपको पता है कि भारत का कितना क्षेत्रफल है यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है यानी कि वर्ग किलोमीटर। ओके, इसको आप कैसे काउंट करोगे, वर्ग किलोमीटर में। एक बार फिर से देखिएगा यानी कि वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसको आप ऐसे किलोमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। अगर आप किलोमीटर से सीधे ही इसकी गणना करोगे तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में आप इसको काउंट कर सकते हो। इसमें देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा कि जो भारत में कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के 40.5% यानी कि 40.5% भाग पर हमारा कृषि कार्य होता है। यानी कि हमारा इतना एरिया हो गया यानी कि लाखों में हमारा एरिया, उसके अगर परसेंट देखें तो 40.5% भाग पर कृषि होती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कृषि होती है। आगे बात करें, देखिएगा
हम बात करते हैं कृषि, भारतीय कृषि का इम्पोर्टेंस यानी इंडियन का जो एग्रीकल्चर है उसकी महत्वता के बारे में अगर बात करें तो उसकी महत्वता क्या क्या है। देखिएगा, सर्वाधिक रोजगार का साधन यानी कि अधिकांश यानी कि जो लोग हैं उनको सर्वाधिक रोजगार मिलता है। देखिएगा, यानी कि 54.6% जो लोग हैं कृषि पर डिपेंडेंट है, यानी कि इतने लोगों को समथिंग 55% लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है। तो निर्भरता हुई कि नहीं हुई, हो गई है। ओके, आगे बात करते हैं। सेकंड, उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। देखिए कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे भारत में जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज एरिया है, उसको कच्चा माल हमारी एग्रीकल्चर से ही मिलता है। जैसे आपको पता, सूती वस्त्र मिल अगर है तो हमें क्या कहाँ से मिलेगा उसको, यानी कि कपास से। इसीलिए आपको पता है कि भारत का जो मैनचेस्टर किसे कहते हैं, वस्त्र नगरी किसे, अहमदाबाद को, और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर आपको किसको कहते हैं, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु। कोयम्बटूर कहाँ है डियर स्टूडेंट, कोयम्बटूर है तमिलनाडु, कानपुर आपका उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद आपका कहाँ पे, आपका गुजरात में है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कच्चा माल मिलता है कृषि से, ठीक है, जैसे सूती वस्त्र मिल है तो वो कपास से, गन्ना अगर जो चीनी मिल है ना, तो वो गन्ने पर डिपेंडेड है। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह होते हैं वो हमारे वनों पर डिपेंडेड है। ओके, तो ये कहने का मतलब हो। आगे अगर अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय आय का साधन यानी कि जो हमारी जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, जीडीपी में भी हमारे भारत की जो कृषि है उसमें 17.5% इसका योगदान, यानी कि 17.5% इसका योगदान रहता है। इसी के साथ ही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। आपको पता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जैसे हम व्यापारिक जो फसल जो उगाते हैं, बोते हैं, उसका हम ट्रेड करते हैं विदेशों से, तो हमारे भारत में इसका मुद्रा यानी कि विदेशों से मुद्रा आती है। आपको पता है हमारे प्राचीन भारत में, आपको भारत में बहुत ज़्यादा मसाले हुआ करते हैं दक्षिण भारत में, और कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरला में, तो हम विदेशों में इसका व्यापार करते हैं। आपको पता है सर्वाधिक हम जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी, जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन है, ठीक है, जर्मनी, वहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो वहाँ से हमने काफ़ी जो मुद्रा प्राप्त की, इसीलिए आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो बात होगी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। इसके साथ पौष्टिक पदार्थों का पदार्थ का उत्पादन भी होता है। जैसे औषधि जो पौधे होते हैं और पौष्टिक जो पदार्थ होते हैं उनसे हमारी कृषि से हम लेते हैं। ठीक है, जैसे सिनकोना है यानी कि औषधि एक पौधा है, इससे भी है। जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे अफीम वगैरह नशीला पदार्थ होता है, हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से ऐसे पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन भी होता है। ओके, इसके साथ ये आपको पता है डियर स्टूडेंट, यानी कि यातायात संसाधनों का विकास है, जो ट्रांसपोर्ट जो रिसोर्सेज हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है इसी के माध्यम से, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम आयात निर्यात करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो इससे संसाधनों का और यातायात संसाधनों का क्या होता है, इसका डेवलपमेंट यानी कि इसका विकास होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको भारतीय कृषि का जो महत्व है, इंडियन एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग है ना जो इसकी जो लगातार इसके नोट्स बनाएगा, और जैसे जैसे नोट्स बना रहे हो तो आप अपने जो ग्रुप है उसमें इसको आप नोट्स को सेंड कर दीजिएगा, और इसके साथ ही जो भी मैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे करूँ यानी क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे हमारी जो कृषि है, हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर, उसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिएगा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको देखिएगा। हम बात करते हैं हमारी जो विशेषता है इंडियन एग्रीकल्चर की, तो फर्स्ट विशेषता इसकी ये हो गई कि जनसंख्या की निर्भरता। आपको पता है कि जनसंख्या की निर्भरता है, यानी कि 54.6% कृषि पर डिपेंडेड है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। और 54.55% लोगों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है हमारी एग्रीकल्चर। ओके, मानसून पर निर्भरता। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मानसून पर निर्भरता है, यानी जिस साल मानसून अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिस साल मानसून नहीं हुआ तो अकाल पड़ गया, तो प्रोडक्शन कम होगा, तो अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, और अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो गई तो वैसे भी क्या प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये मानसून पर डिपेंडेड है। ओके, निर्भरता। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का अभाव, यानी कि भारत के अंदर जो सिंचाई सुविधाएं होती है उनका अभाव है, क्योंकि उन्नत प्रकार की जैसे सिंचाई की साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, नहर भी नहीं है, और ड्रिप सिंचाई परियोजना है, फव्वारा सिस्टम भी नहीं है, उन्नत किस्म की जो सिंचाई के साधन वो नहीं है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है कि जो भूमिगत जल स्तर है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कम घटता जा रहा है, तो उसका भी हमारे अभाव है। ठीक है, अब देखिए प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। देखिए प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन क्यों होगा फ्रेंड,
देखिएगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो क्या है कि जो कृषि जो जोत है वो भी घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ ही देखिए चारा फसलों की कमी भी, यानी चारा जो फसल है उसकी भी कमी होती जा रही है। प्रति जोतों का जो छोटा आकार, आपको पता है कि जो जोत होते हैं कृषि जोत, उसका आकार भी कम होता जा रहा है, यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि जोत कम ही होंगे। देखिएगा जैसे आपको पता है एक पिताजी है, उसके 4 बेटे हैं और उसी के पास क्या है 4 बीघा जमीन है। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 भागों में डिवाइड हो गई, तो कृषि जोत कम हुई कि नहीं, तो प्रोडक्शन भी कम होगा कि नहीं, होगा कम। ओके, तो कंट्रोल करना हमें चाहिए, यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें। ठीक है, हम आगे बात करेंगे हमारी जो जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, उसको हम बात कर लेंगे, जो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं। देखिएगा जो खाद्यान्नों की प्रधानता, यानी कि हमारे पास खाद्यान्नों की प्रधानता भी है। जैसे हमारे भारत में सर्वाधिक जो उत्तर और पूर्वी भारत में जो चावल का प्रयोग लेते हैं खाद्यान्न के रूप में, तो खाद्यान्न का भी क्या है प्रधानता रहती है। और फसलों की विविधता, यानी फसलों की विविधता का मतलब ये हो गया कि हम क्या करते हैं, फसलों की बदल बदल कर इसको बोते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उस उन्नत किस्म की जो बीज वगैरह है वो हमारे पास नहीं है। तो ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी जो विशेषता हो हमारी कृषि पर। विशेषता में आपने पढ़ लिया है कि जनसंख्या की निर्भरता, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं का अभाव हो गया, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन प्रोडक्शन हो गया, चारा फसलों की कमी होगी, कृषि जोतों का छोटा आकार हो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि की जो जोत है वो कम होते जाएंगे। और खाद्यान्नों की प्रधानता है, आपको पता है खाद्यान्नों की प्रधानता में सबसे ज़्यादा हमारे भारत के अंदर चावल को खाद्यान्न के रूप में लेते, जो हमारे वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक होता है, और हमारे राजस्थान के अंदर बूंदी के अंदर और श्री गंगानगर में चावल की खेती बाड़ी होती है। ओके, इसके अलावा देखिएगा फसलों की विविधता भी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसकी जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को देखते हैं। देखिएगा समस्याओं में सबसे पहले भूमि पर जनसंख्या बढ़ता दबाव। देखिएगा भूमि पर लगातार जनसंख्या का जब दबाव बढ़ रहा है, इससे से क्या होता है कि कृषि जोत घट रहे हैं, और कृषि जोत अगर घटेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता भी घटती जाएगी। तो फर्स्ट इसकी समस्या है, तो हमारी जनसंख्या पर क्या हो गया, कंट्रोल होना ही चाहिए। आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपका चाइना है, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है। तो कुछ समय पश्चात यानी कुछ सालों के बाद में आप देखना कि हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और सेकंड नंबर पे चाइना आ जाएगा। तो कंट्रोल हमें करना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर की बात अगर करें तो भूमि का असंतुलित वितरण। देखिएगा भूमि का असंतुलित वितरण भी एक समस्या का कारण है, यानी कहीं कहीं पर जमीन जो भूमि है वो बिल्कुल समतल है, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ यानी उच्चतावस्था की स्थिति है। अगर हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हमारे भौतिक प्रदेशों में देखिएगा उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पर भूमि है बिल्कुल समतल है, सपाट है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर हमारी जो गंगा कृष्णा जो जैसे न चंबल नदी, यमुना नदी है, अनेक नदियाँ है, या भागीरथी नदी है, ठीक है, बेतवा है, कोसी है, ये सभी क्या करती है कि मैदानी भागों में आती है, यानी कि पहाड़ों से निकल मैदानी भागों में आती है, और लगातार यहाँ पर क्या उपजाऊ जो मृदा है, यानी कि जो खादर बांगर जो मृदा है, यानी कि जो वहाँ पर इस मृदा को बिछा देती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कृषि का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा देखिएगा दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीप भारत में जो है, जो वहाँ की जो भूमि है वो उच्चावस्था की स्थिति है। उच्चावस्था की स्थिति में क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। इसके साथ ही अब देखिएगा उत्तर पूर्व के अगर देखें तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि होती है। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट ये क्या है, सारे के सारे इसके क्या है, आपकी भूमि के असंतुलित वितरण की बात होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर का जो अगला टॉपिक आएगा इसमें हम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए थर्ड नंबर कृषि की न्यूनतम उत्पादकता। हम अब ऐसे ही अगर भूमि की उच्चावस्था है, दबाव है, जनसंख्या का दबाव होने से कृषि जोत कम घटते जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट प्रोडक्शन भी बहुत ही कम होगा। ओके, अगली बात हम करते हैं। देखिएगा मौसम की मार, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसम की मार भी हमारे भारत में कृषि पर पड़ती है। कभी तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि, यानी कभी कभार तो ज्यादा बारिश हो जाती है और कभी कभार बारिश कम हो जाती है। देखिए अगर बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ की स्थिति आएगी, और बाढ़ की स्थिति आएगी तो फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही अनावृष्टि, अगर अनावृष्टि का मतलब कम बरस अगर बारिश होगी तो सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही है। आगे देखेंगे
किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण, किसान जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, उनका भाग्यवादी दृष्टिकोण भी होता है। कैसे कि जिस जिस साल मानसून अच्छा रहा तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, जिस साल मानसून कमजोर रहा तो प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये इसकी भाग्यवादी उसके भाग्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कृषि व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में, देखिएगा आजकल हमारा जो किसान है वो क्या करता है, जो कृषि के व्यवसाय को एक ट्रेड के रूप में ना लेकर सिर्फ जीवन यापन के रूप में ही ले रहा है। यानी कि वो इसकी जो थिंकिंग है, इसकी जो सोच ऐसी हो गई कि हमें सुबह और शाम का ही भोजन मिल जाए, तो उस पर ही वो संतुष्ट हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो व्यापारिक जो फसलें होती है उसको भी हमें बोना चाहिए, ठीक है, जिससे हम हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेहतरीन हो सके। तो ऐसा है। तो हमारी जो समस्या में क्या हो गया कि जो हमारे कृषि जो व्यवसाय है, कृषि व्यवसाय के रूप में न होकर, यानी ट्रेड के रूप में न होकर सिर्फ जीवन यापन अभी डिपेंडेंट है। ओके। इसके अलावा देखिए, सातवीं समस्या क्या है, सिंचाई के साधनों का सीमित विकास। हमारे भारत में सिंचाई के साधनों का बहुत ही सीमित विकास हो रहा है, ठीक है। देखिए, आपको पश्चिमी राजस्थान की बात है तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बहुत बढ़िया ये परियोजना है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ कहीं जगह ये बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, तो इसका हम मरम्मत नहीं करें तो इसका मतलब है सिंचाई के साधनों का सीमित अभाव है। इसके साथ ही हमारे भारत में जो फुहारा सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, इसका कम प्रयोग में ले रहे हैं लोग, ठीक है, किसान। तो इसका भी क्या है, संसाधनों का विकास सीमित रूप में। इसके अलावा देखिए, लोगों का अशिक्षित और परंपरावादी होना, यानी कि लोग शिक्षित कम है, यानी कि उनको उन्नत किस्म के बीजों का उनको बिल्कुल उनकी से जानकारी नहीं होती, कीटनाशक दवाइयों से जानकारी, और जैविक जो कृषि वो नहीं करते हैं। आपको पता है जैविक कृषि सबसे ज़्यादा सिक्किम में की जाती है, ठीक है। तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अपनी सोच किस में रखते हैं, जैविक कृषि में करते हैं, तो ठीक है, रखते हैं। तो अशिक्षित होना, इसके साथ ही परंपरावादी होता है। और आजकल हमारे जो किसान हैं, वो जो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है, प्राचीन भारत में जिस तरह कृषि होती थी, आज भी उसको उसी प्रकार की कृषि कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उसकी सोच को बदलनी चाहिए, उनको अपनी सोच को बदलनी चाहिए, और जो जिस आधुनिक तरीके की जो कृषि होती है उसको अपनाना चाहिए। यानी कि उन्नत किस्म के बीज लेना, कीटनाशक दवाइयाँ और बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है, ये भी एक समस्या है। ओके। इसके अलावा देखिएगा डियर स्टूडेंट, उचित विक्रय व्यवसाय का लाभ न मिलना। आजकल जो किसान होते हैं उनको जो व्यवसाय उचित विक्रय यानी क्रय विक्रय का यानी ट्रेड होता है, उसको उचित मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी इसकी क्या है, समस्या है, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसानों को लाभ नहीं पहुंचना। देखिएगा, हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, या राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी है। तो उन योजनाओं का जो लाभ है सीधे किसान नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। तो ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। कल हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सो प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाइएगा, और जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो आप इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और अपने इसी ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।